बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। और अगर हम जुम्मे के दिन की मुनासबत से बात करें तो आजकल तो पाकिस्तान जो है वो दिसंबरिस्तान बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ऑफिशियली आपको पता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये होते हैं शादियों के महीने। ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया से जो फेस्टिविटी है, शादी की जो हैपनिंग है, वो एंजॉय करने लाहौर आ जाते हैं। और रही से एक असर जो है वो दिसंबर निकाल देता है। दिसंबर हो, नाश्ते वाश्ते हो, दिसंबर की हल्की फुल्की ठंड हो, स्मोक ने थोड़ा सा मजा किरकिरा कर दिया है। लेकिन इस्लामाबाद काफी क्लियर है। तो ये क्लियर पिक्चर लेने के लिए हम लाहौर से इस्लामाबाद चलते हैं। और आपको पता है हम क्यों जाते हैं इस्लामाबाद? हरमीत सिंह को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लड़की आज बिल्कुल मुझे श्रीदेवी की याद आ गई। आपका जो लिबास आपने पहना बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ओहो, लेकिन आप तो आई एम ब्लू विदाउट यू। आप अब फ्राइडे को ही मंडे ब्लूज में आ गए हैं। अभी तो 2 दिन हमारी छुट्टी है, लेकिन चले आपकी ब्लू रंग की दस्तार जो है बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन इस्लामाबाद में मौसम कैसा है हरमीत? हमेशा कदरे कदरे बेहतर होता है, लाहौर हो या कंपैरेटिवली कराची हो। लेकिन आपको पता है आज मौसम अच्छा होने की मुनासबत से हमने सोचा कि फील्ड में चलते हैं। हम तो रहे स्टूडियो में बैठने के, लेकिन हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो मुख्तलिफ सिटीज में नाश्ते करने के लिए आज बाहर निकल गए हैं। जानते हैं कौन हलवा पूरी खा रहा है और कौन जो है वो नान चने खा रहा है। बोंग पाए, सीरी पाए ने कहाँ से कौन कौन से मशहूर दुकानें जहाँ पर आप भी रुख कर सकते हैं ओवर द वीकेंड। तो देखिए, वीकेंड का प्लान हमने आपको पहले बता दिया कि अगर आपने वीकेंड पे नाश्ता करने जाना है तो हम आपको बताएंगे कहाँ जाना है। हम नहीं बल्कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यानी नताशा के पास चलते हैं। नताशा जो है वो लाहौर में मौजूद है, लेकिन लाहौर में कहाँ मौजूद है? वैसे हरमीत अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं फिंगर टिप्स पे आपको बता दूं कि लाहौर में ऐसे कौन कौन से मकामात हैं जहां पर बेहतरीन नाश्ता मिल सकता है। वो सर्दी की गर्मा गर्म कश्मीरी चाय हो या वैसे चाय हो या लस्सी भी अगर आपने पीनी है, मीठी या नमकीन, अगर आपने बोंग पाए खाने हैं, सिरी पाए खाने हैं, कोफ्ते वाले चने खाने हैं। अच्छा, वैसे सुबह सुबह लोगों ने कहना है सोहा ने पूरा मेन्यू बताना शुरू कर दिया है। खैर, खाबों के शौकीन लाहौरी नाश्ता कहाँ कर रहे हैं, कहाँ ज़्यादा रश है, नताशा रहमान से जान लेते हैं। और नताशा से जानते हैं कि हमारे लिए नाश्ते में वो क्या लेकर आएंगी। जी नताशा, बताएं आप कहाँ पर नाश्ता करने गई हैं और लाहौर ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं दिसंबर को भी और नाश्ते को भी? जी बिल्कुल हरमीत एंड सोहा, आप दोनों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मौसम लाहौर का इंतहाई दिल फरेब हो चुका है। दिसंबर की जो सर्दी है वो अपने जौबन पर आन पहुंची है। और इस मौसम में अगर लाहौरी घरों से नाश्ता करने के लिए बाहर ना निकलें तो एक नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस मौसम में हमें घरों से बाहर निकलना चाहिए, इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए और नाश्ता करना चाहिए। लाहौर तो वैसे ही खाबों के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है और लाहौरी जो नाश्ता करते हैं वो भी काफ़ी हैवी होता है, जिनमें नान चने होते हैं, सिरी पाए, मग्स और इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं। तो अभी भी मैं लाहौर की एक मशहूर दुकान पर मौजूद हूँ नाश्ते की। तो यहाँ पर लोग नाश्ता करते हमें दिखाई दे रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है और कब से यहाँ से नाश्ता कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या नाश्ता किया जा रहा है इस अच्छे मौसम में और किसके साथ आए? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया यूनिवर्सिटी से और अभी नानचन इनके काफ़ी फेमस है और वो हम ट्राई कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि ये बच्चे यूनिवर्सिटी से फुट्टा मार के नाश्ता करने आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा। जी तकरीबन ऐसा ही है। क्लासेस बंक करके। जी आपने क्या ऑर्डर किया? हम सब ने नान चने किए। यहाँ के नान चने फेमस हैं इस वजह से। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? नान चनों के साथ बोतल पी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक। लाहौरी है, चाय नहीं, हम लस्सी को करते हैं, लेकिन अब लस्सी है नहीं तो फिर हमने कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा सा किया है। गुजारा कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक को प्रेफर किया जा रहा है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी लगता है यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं? हाँ, सेम यूनिवर्सिटी है। ओके, मतलब सारे पूरी क्लास बंक करके बाहर निकली है नाश्ते के लिए? हाँ, कह सकते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी जाके क्या बताना है कि नाश्ता करने निकले थे इसलिए क्लास में? टीचर क्या कर रहे हो? नहीं, बस पूछता है नहीं वैसे कोई इतना कुछ, लेकिन ऐसे ही कह देंगे बस नाश्ता करने आए हुए थे। अच्छा है ना यहाँ का नाश्ता, इसलिए। नाश्ता अच्छा है, कोई बात नहीं। कभी कभी हो जाता है कि आप यूनिवर्सिटी से बंक करें इतने हसीन मौसम में और आप नाश्ता करें। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। चाय गर्मा गर्म पी जा रही है और अब मेरा भी दिल कर रहा है कि यहाँ से नाश्ता जरूर करें। सर, क्या ऑर्डर किया है? अस्सलाम वालेकुम। हमने बोंग पाए और चने किए थे। हम रहीमेर खान से हैं। हम जब लाहौर आते तो हम इधर से ही नाश्ता करते हैं। लाहौर का नाश्ता तो वैसे ही फेमस है, खाने तो वैसे ही फेमस है। बहुत ज़बरदस्त। लाहौर के खाने कमाल के हैं। पेशावर और लाहौर, इनकी कोई बात नहीं है। आपने नान चने ऑर्डर कर लिए? जी बिल्कुल ठीक है। हम भी रहमियार खान से आए हैं, इधर ही नाश्ता करने के लिए आते हैं।
अंकल फुल मसरूफ लाहौर है का वैसे नाश्ते ही बहुत फेमस, और देख लें कि पूरे जो पाकिस्तान से लाहौरिये हैं वो यहाँ पर आते हैं, गर्मा गर्म चाय पी जा रही है, गर्मा गर्म नान चने खाए जा रहे हैं, सीरी पाए पे हाथ साफ किया जा रहा है, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है सही कि है अब मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद, अपडेट करने के बाद यहाँ से नाश्ता करके जरूर निकलूंगी। हाँ, और हमें ये अगर उम्मीद आप थी लोगों कि ने आप नाश्ता खुद करना नाश्ता है तो मुझे बता दें, मैं आते हुए आप लोगों के लिए भी ले ये आखिरी वाली बात नताशा आपकी बिल्कुल ठीक थी। यही इसी चीज का हम इंतजार कर रहे थे कि आप सब कुछ करने के बाद नाश्ता करें, लेकिन हमें वैसे सुहा अगर हम कहें नताशा के हवाले से कहीं ना कहीं नाश्ता हो या मौसम के हवाले से बड़ी एक्टिव रिपोर्टर है, और मैं ये सोच रहा था कि जैसे वो सवाल करे थी माँ शायद छोटा सा बच्चा हो, लेकिन नताशा तो खुद छोटी सी बच्ची, उसको ही बेटा बना दिया। लेकिन बहरहाल तगड़ी रिपोर्टर है हमारी, कमाल की रिपोर्टर है, काफी एक्टिव रहती है। लेकिन नाश्ता, हाय रब्बा, मुझे लाहौर के नाश्ते दोबारा याद आ गए भाई। सुबह के वक्त याद नहीं करना, आपने लाहौर आना है। और एक बात बिल्कुल नताशा के बारे में आप ठीक कह रहे हैं, नाश्ते पे तबसरा कर रहे हैं, तो जो नाश्ता हमें दिखा रही थी नताशा भी, आपको पता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, मतलब पॉलिटिक्स हो या नाश्ते कवर करने हो या सियासत कवर करनी हो, हर जगह चली जाती हैं। खैर हमें अच्छी खासी सैर करा दी उन्होंने। और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, भाई यही तो उम्र होती है हरमीत, अगर आप यूनिवर्सिटी के ये क्लास बंक करके दोस्तों यारों के साथ नाश्ता करने नहीं आए तो फिर आपने यूनिवर्सिटी में क्या ही किया। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि अगर पूरी क्लास यहाँ नाश्ता करने आ गई थी तो टीचर भी मेरे ख्याल से आसपास ही कहीं होगा, नजर आ जाएंगे वो भी नाश्ता करने, क्योंकि आजकल दिसंबर का मौसम ही ऐसा है कि वो सबको कन्विंस कर लेता है कि भाई आए बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा सा नाश्ता करते हैं। चले जी, ओवर द वीकेंड आप भी जरूर जाइएगा। अभी हमने लाहौर के बाद आपको किसी और शहर में भी लेके जाना है। आप बताएं आपको कहाँ लेके जाए हरमीत, इस्लामाबाद आए कि कराची? आ जाए हम इस्लामाबाद, आप तो लाहौर आ नहीं रहे। देखिए जी, वैसे इस्लामाबाद तो पहले आप आ जाएं, इस्लामाबाद का मौसम बड़ा प्यारा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ का नाश्ता भी अगर है तो भाई दिखाई देते हैं। लेकिन कराची की तरफ भी चले जाते हैं। आपने बताना ना कि इस्लामाबाद से कहाँ का नाश्ता करें। अभी हम फिलहाल कराची चलते हैं, क्योंकि कराची वालों को, लाहौर वालों को सर्दी कमी नसीब होती है, तो जो थोड़ी बहुत नसीब होती है उसको हम भरपूर तरीके से कैश करने की कोशिश करते हैं। इकरा अवान से जान लेते हैं कि वो कहाँ पर नाश्ता कर रही हैं या करवा रही हैं या किसी की दावत पे गई हैं, और वहाँ पर कितने कराचियंस जो है वो कराची के लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। इकरा बताएं आप कहाँ पे हैं और आपका क्या प्लान है आज का नाश्ते का? जी बिल्कुल सोहा और हरमीत, मैं इस वक्त कराची के फेमस रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ, बोट बेसन के मुकाम पर। यहाँ पर मेरे अकब में आपको शहरियों का रश नज़र आ रहा होगा। बच्चे, बड़े, फैमिलीज, दोस्त जो हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, और गेट टुगेदर भी हो रहा है और नाश्ता भी इंजॉय किया जा रहा है। नाश्ता करना बहुत अच्छा लगा, और आज सुबह सुबह तो नाश्ता ऐसे अच्छा लगा कि इस तरह कि हम जा रहे हैं लाहौर, और लाहौर से पहला नाश्ता यहाँ से करेंगे, बाद के नाश्ते सारे वहीं पे होंगे। लेकिन यहाँ का माहौल देखा मैंने, बहुत अच्छा था माहौल, ऐसा लग रहा था कि आज छुट्टी का दिन है। ऑमलेट और पराठा खाया। वैसे मुझे माशाल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा था, चीज़ पराठा, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बस अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जब चिकन पराठा गरम गरम आएगा उनके सामने और जब वो खाएंगे तो ऑब्वियसली उनके मुंह में तो पानी आएगा ही आएगा। यहाँ पर दीगर पराठों की भी एक साथ मौजूद है। जब ये गरम गरम पराठे बन रहे होते हैं ना, तो देखने वालों के मुंह में पानी आ रहा होता है और सबका दिल कर रहा होता है कि भाई गरम गरम पराठा जो है हम सॉसेस के साथ जो है फ़ौरन से इंजॉय करना शुरू कर दें। और सुबह का जब नाश्ता अच्छा हो जाता है ना, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। पूरा दिन जो है आप रिलैक्स रहते हैं। आपको पता होता है कि हाँ, आपने जो ब्रेकफास्ट किया है ना, वो आपने बहुत अच्छा किया है। और शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपना गरम गरम नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू इकरावान फॉर रिपोर्टिंग अस। और आपने जिस फैमिली को पकड़ा और जो फैमिली डिस्क्राइब कर रही थी ना हरमीत, मुझे लगता है कि हमसे अच्छा नाश्ते को डिस्क्राइब कर रही थी कि गर्मा गर्म नाश्ता करो। अच्छा, वैसे मैं साथ में तो सोहा, अगर मैं बात करूं, पाजी जो है वो उसने कराची का नाश्ता किया और उसने सीधा लाहौर की तरफ आना है, फिर सुबह आप पहुंचेंगे तो यहाँ भी नाश्ता करेंगे। लेकिन बहरहाल इकरा जो थी, जब वो कमेंट्री कर रही थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं मेरे, जाहिर बात है रिपोर्टर हम भी रहे हैं और अभी भी रिपोर्टर हैं, तो मेरी नज़र यही थी। मैं सोच रहा था कि इकरा भी कह रही थी कि जल्दी जल्दी से ये किस्सा ख़त्म करो, पराठा बड़ा मज़े का बन रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं पराठा जो है छक लेती हूँ। सो बहरहाल कराची में बड़े ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। कभी सोहा आप जाओ तो बड़े मज़े मज़े के खाने बनते हैं वहाँ पे, और इन दिनों का मौसम जो है वो औसम है, क्योंकि कराची के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। अगर आपने सैर व तफरीह के लिए जाना है तो
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाश्ते की बात जो आपने की ना, नाश्ता करके हमने सुबह सुबह आप सब लोगों को कन्विंस कर लिया कि अगर आप नाश्ता नहीं करते तो कहा जाता है ना कि बादशाहों की तरह, किंग की तरह नाश्ता करें। तो आज फ्राइडे है, आज नहीं तो कल, नहीं तो संडे, तो फिर भी आपके पास है ओवर द वीकेंड अच्छा सा ग्रैंड सा नाश्ता करें और फिर नाश्ता करवाएं भी, बिकॉज दोस्त हमेशा आपके यही गिला करते हैं कि नाश्ता करवाते नहीं हैं। हरमीत भी मुझसे यही गिला करते हैं। लाहौर आज मैं आपकी भरपूर तरीके से दावत करूंगी। और अभी जो है वो नाश्ते की बात कर लिए तो एक छोटी सी नाश्ते की ब्रेक हम भी ले लेते हैं। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारी जोरों शोर से जारी थी, क्योंकि अब ये माजी की बात हो गई है। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग को है रोक दिया गया है, लेकिन ट्रेनिंग क्यों रोकी गई है? लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें मुतालबा सादा सा ये था कि बेसिकली हमें ब्यूरोक्रेसी का इंतखाबी अमला नहीं चाहिए, हम चाहते कि अदलिया को भी इन्वॉल्व किया जाए। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसके बाद PTI ने कहा कि खुशाइन फैसला है, लेकिन उसके बाद एक और स्टेटमेंट जो कि आई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से, उनका कहना यह था कि इंतखाबी अमले को ट्रेनिंग से रोक दिया गया है और इसका सरासर इल्ज़ाम जो है वो, हम इल्ज़ाम तो नहीं, हम कहते हैं कि PTI कसूरवार है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में PTI बैकफुट पे चली गई है। PTI का कहना यह कि हम कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि इंतखाबात जो है वो ताखीर का शिकार हो, लेकिन बाकी दीगर तमाम हरमीत सियासी जमातें जो है वो उस खदशे का शिकार हो गई हैं कि हो सकता है कि 8 फरवरी को भी इंतखाबात ना हो। इस सारी सूरत हाल में क्या ये श्योरिटी कोई इदारा या कोई सियासी पार्टी, कोई लीडर हमें दे सकता है? इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ खेलदास कोहस्तानी साहब मौजूद है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। सर आज तो आप बिल्कुल तैयार हैं, ऐसे लग रहा है कि आज कोई जॉगिंग शॉगिंग ट्रैक पे नहीं गए, आज आप कहीं और ही जा रहे हैं, कहीं और का प्लान है आपका आज। लेकिन सर यू लुकिंग गुड। नहीं, आज हम हैदराबाद में हमारा मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन है, तो उसमें शिरकत के लिए मैं जा रहा हूँ कराची से हैदराबाद। चलिए सर, हैव अ सेफ जर्नी। सर ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो हम सफ़र कर रहे थे, बल्कि सफ़र तो दोनों सूरतों में कर रहे हैं, एक सफ़र वो भी कर रहे हैं जो हम इंतखाबात के टुवर्ड्स कर रहे हैं, और वैसे तो पूरी आवाम ही सफ़र कर रही है। आप क्या समझते हैं, हमें एक उम्मीद इंतखाबात से थी, अब वो जो इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं या नहीं? फिलहाल ये कि इंतखाबी अमले को ट्रेनिंग से रोक दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन क्लैरिटी देगा ये हमें इंतखाबात की? देखें, इस वक्त भी जब आप मेरे से गुफ्तगू कर रही है, हमारे पार्लियामानी बोर्ड का इजलास जारी है और कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हमजा शहबाज, तमाम बोर्ड के मेंबरान जो सीनियर क़यादत है वहाँ मौजूद है। और हमारी जमात मुकम्मल इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और आपने देखा मरियम नवाज साहबा ने यूथ कन्वेंशन में भी खिताब किया अभी हालिया दिनों में, जो जलसा बन गया। आप ये भी कौम को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग मकबूलियत का ढोंग रचा कर झूठ इल्ज़ाम की सियासत करते हैं, बहतानबाजी करते हैं, और जिस तरह इलेक्शन को रुकवाने के लिए खुसूसन PTI ने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ वो इलेक्शन से भागना चाहती है। और उनका हरबा यही है, यही हरबा होता है, करते कुछ हैं, इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं, मुखालफिन पे लगाते हैं। और अब ये कौम के सामने बेनकाब हो गए मुकम्मल तौर पे कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन को रुकवाने के, उसके इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है उसको जारी है, उसको रुकवाने में वो अदालत में चले गए हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। ये फसादी टोला है और जो इस मुल्क में इंतशार और इस तरह की फसादी सियासत चाहते हैं, और यही इनका वतीरा रहा है। और आपने उन जमात के सरबराह का भी इंटरव्यू सुना जिसका बेटा जो बार बार कहता है इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है, इल्ज़ाम लगाता है, मगर उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर इलेक्शन डिले हो जाए 15 दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों जमातें जो है वो बिल्कुल ही सामने आ गई है। कोहस्तानी साहब, अगर हम देखें एक ही जो सूरत हाल है ग्राउंड पे, जो रियलिटी है, कोहस्तानी साहब वक्त पे हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, और इंशाल्लाह होंगे। ठीक है, हम हमारी मुकम्मल तैयारी है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। सर हरमीत एक सवाल करना चाह रहे हैं। हरमीत के देने का मराइल जो है ये आखिरी मतलब मराइल में है, तो इंशाल्लाह हमारे कायदे मोहतरम अनकरीब वो इलेक्शन मुहिम का भी आगाज़ करेंगे
और हम आवाम के पास ठीक है केरला साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप उस्मानी साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो जो पीटीआई पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, जिन जिन आरओस की वो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो हैं, एक एक को गिनवा लेते तो टाइम लगेगा। वही लोग शामिल हैं पीटीआई के लोगों को 3 MPO के तहत उठाने। कल आपने देखा कि मरवत को जिस ब्यूरोक्रेट ने उठाया, खातून थी, तो वो भी आरोज में शामिल थी। तो मेरे ख्याल में दरख्वास्त का तो बनता है, लेकिन बहरहाल आपसे जानना चाहते हैं कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन भी ये डिमांड कर रहा है कि हमने सिक्योरिटी मांगी थी वज़ीर दाखिला से, अभी तक भी कोई यकीन दहानी हमें नहीं कराई गई है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कमी है? और ये इलेक्शन जिस तरह खबरें जा रही कि अप्रैल तक अगर ये चला जाता है तो अप्रैल में फिर आने वाला है रमज़ान, दिन करीब होंगे, तो कैसे ये सारी चीज़ें होंगी? क्या आपको लगता है कि अब अप्रैल से भी आगे जाने की कुछ तैयारी हो चुकी है? क्योंकि ग्राउंड जो रियलिटी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत सारी पार्टियां पीछे हो रही हैं इससे। देखिए, जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं वो सवाल आपका इलेक्शन कमीशन से बनता है। मैं ना उनका तर्जुमान हूँ, ना हुकूमत निगरान का हिस्सा हूँ। मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। हम भी चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो। ये लोग वो हैं जो अभी इलेक्शन के प्रोसेस पे जो है चैलेंज कर रहे हैं, जिन्होंने डस्का इलेक्शन कराया था, जिस तरीके से करवाया गया था वो भी आपके सामने है। तो ये लोग खुद इस तरह 2018 में एक RTS बैठने और जिन किरदारों ने इनको जितवाया, तो ये वो लोग हैं, ये उसी प्रोसेस से आए हैं। मगर अब हम चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो और सब तमाम जमातों को हक हासिल हो। अच्छा केरला साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन बताइएगा कि अगर आपके चाहते हैं कि शफाफ तरीके से इंतखाबात हों, बर वक्त हों, आइन की पासदारी की जाए, ये सारी वो चाहत है जो आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टी और आप चाहते हैं, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है, कहिएगा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन से कंसर्न डिपार्टमेंट है, हरमीत को सवाल वही से करना चाहिए था और वही जवाब देंगे इसका, लेकिन आपकी पार्टी बीइंग अ एक जमहूरी पार्टी, सियासी पार्टी, आपका क्या किरदार होना चाहिए कि इंतखाबात के लिए अब PTI बैकफुट पर चली गई है? उनका कहना है कि हम कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि इंतखाबात आखिर का शिकार हो जाए, ऑल्दो कि हम ये चाहते थे कि अमला जो है वो अदलिया से भी हो, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ। आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए बर वक्त इंतखाबात करने के लिए? क्योंकि PTI तो डिनाई कर रही है, वो कहते हैं हमारा मकसद ही ये नहीं था। क्या किरदार होना चाहिए नून लीग का? देखिए, PTI सहूलतकारी चाहती है अदालती निज़ाम से, जैसा पहले भी उनको मिली है सहूलतकारी, वो अभी भी उसकी ख्वाहिशमंद है। मगर मैं समझता हूँ ऐसे फसादी टोले को कोई सहूलतकारी अब नहीं मिल रही है, तो ये इस किस्म के बहाने ढूंढ रहे हैं भागने के। मुझे ये बताया जाए, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन एक्ट के तहत जो कानूनी प्रोसीजर है वो एक इदारा है, वो उन्हीं को फैसले करने हैं, हमें और उनको नहीं फैसले करने हैं। तो ये अमल रुकवाना ये इलेक्शन से भागने का तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और ये खुद जो हमेशा चोरी से इलेक्शन जीत के आए थे, वो अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनके वजन नहीं है। दूसरा जो आप कह रही कि इलेक्शन साहब एक और चीज हमने जो 8 फरवरी का फैसला हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान, जिन्होंने सबने मिल के जहाँ पे वो बात हुई थी और उसमें वो भी फरीक है। तो इसमें हमारा तारीख से आगे पीछे होने का मुस्लिम लीग नून को इसी में फरीक नहीं है। हम चाहते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, 8 फरवरी को होंगे, तो इंशाल्लाह हम अवाम के पास जाएंगे, जो अवाम फैसला करेगी और वो उसी को। सर मेरा सवाल भी आपसे ये था कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द पार्टी और मुस्लिम लीग नून का क्या स्टैंड हो सकता है सारी सूरत हाल पे? जी हरमीत, ओवर टू यू, यू वांट टू आस्क समथिंग। मैंने कहा अच्छा कुसानी साहब, अगर हम देखें जो अदालतों की बात है, चलो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने, जो रिलीफ आप सबको मिल रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कल कौम से खिताब किया, हमने देखा है कि सर अब 4थी मरतबा 5वीं मरतबा कहीं ना कहीं आप लोगों ने गवर्नमेंट की है इस मुल्क पे। कल उस बयानिए में अगर हम देखें, मुआशी जो बहरान है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, उसके हवाले से कोई प्लान, कोई बयानिया नहीं बिल्ड किया गया। मान लेते हैं कि फसादी जमात जो है वो आपने जो उन्होंने किया वो अब जेलों में सारा कुछ, लेकिन आप लोगों को तो ग्राउंड मिल चुका है, सहूलियात तमाम तर स्टेट की तमाम तर ताकत है आप लोगों के साथ है। अब बयानिया और फिर आगे अवाम को, मुल्क को कैसे निकालेंगे इस बहरान से आप लोग?
देखिए, नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी सबके सामने है, कौम के सामने, आपके सामने, दुनिया के सामने है। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, वो देखें 8.5 साल उसने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे, 8.5 साल उन्होंने वज़ीर आज़म का मनसब संभाला है। इतना ही अरसा वो जलावतन रहे हैं, इसी के करीब कई साल वो जेलों में उनको रखा गया है। कभी हाईजैकर बनाया जाता है, कभी नायल बनाया जाता है। तो फिर जब प्रोजेक्ट अभी लॉन्च जो हुआ, मुल्क की तबाही हुई, हमें हमारी जो मंशूर है वो आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह हम इस मुल्क को इन चैलेंजों से निकालेंगे, मुआशी बहरान से निकालेंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार मिला था, ये मनसब मिला था, तो ना बिजली थी, दहशतगर्दी थी, मईशत की हालत ख़राब थी। उन 4.25 साल जो सुनहरी दौर था वो नवाज शरीफ साहब का, माजी के भी दौर उनके अच्छे रहे, मगर ये बहुत बड़ा काम उन्होंने मुल्क के लिए किया। तो पाकिस्तान की अवाम समझती है कि अमन अमान कराना हो, बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा करना हो, मईशत की बेहतरी हो, या जो और इश्यूज़ हैं या जो पॉलिसीज़ है, उसका मेमार नवाज शरीफ साहब है। तो इसमें कोई राय नहीं है, उसका कोई मुतबादल नहीं है पाकिस्तान में। सर, ये मुस्तकबिल की बात आप कर रहे हैं कि चलिए ये सारी चीजें की भी गई हैं माजी में और मुस्तकबिल में की भी जाएंगी। नैरेटिव या मंशूर की अगर आप बात करें, आपने कहा सामने आ जाएगा। फिलहाल जो देखने में आ रहा है वो ये कि हमें नरम गरम एक नैरेटिव नजर आ रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद जब हम सितंबर की बात करें तो वो हमेशा नारा लगाया करते थे कि एहतसाब होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को, जर्नैलों को उन्होंने बड़ा मुखातिब किया। लेकिन जब वो दिन वापस पहुंचे तो उनका बयानिया बड़ा ही मफाहमत परस्त था और हमने देखा बड़ी चीजें सेटल डाउन थी। आप क्या समझते हैं कि तमाम केस से रिलीफ मिलने के बाद एक दफा फिर पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते वक्त उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि एहतसाब हो या इंतकाम हो, लेकिन हिसाब तो होना चाहिए। वो हिसाब तक पहुंच गए हैं। आप क्या समझते हैं कि अब इसी बयानी के साथ आगे चलना है आप लोगों ने? देखिए, 2017 में नवाज शरीफ साहब ने अदालत के बाहर खड़े होकर कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूं, और अल्लाह ने उनको सुरखरू किया है, उनको इंसाफ मिला है, और तमाम वो किरदार बेनकाब हुए हैं जिन्होंने साजिश करके 2017 में उनको इक़्तिदार से निकाला। सिर्फ उसको तो नुकसान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान दिया, 25 करोड़ अवाम को नुकसान दिया। आपने देखा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हिसाब लेना चाहता हूँ। जो शख्स अपनी ज़ात के फैसले अल्लाह पे छोड़ता है वो खुद किसी से इंतकाम ज़ाती नहीं लेगा। हाँ, जो बात आप कह रही हैं, जो लोग उसमें शामिल है, वो सारे किरदार एक एक होकर बेनकाब भी हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जो ये काम अदालतों का है, इंसाफ देना इदारों का काम है, तो जहाँ जहाँ पे जो लोग मलवस है वो सब आप देखेंगी। आज एक शख्स अदियाला में पड़ा हुआ है, दूसरे कोई अदालतों के बुलावे के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंसाफ जो है वो अदालतों का देने का काम है, एहतसाब करना इदारों का काम है। तो बाकी नवाज शरीफ की अगर किसी से ज़ाती इंतकाम का वो इरादा उसने अपना इज़हार कर दिया है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा उनके लिए इबरत का निशान है। एक सवाल करना चाहते लेते हैं। सोहा, मुझे एक सवाल आप देखें कि माजी में भी गोस्तानी साहब, अगर हम देखें, चलो मान लेते हैं आपको सारी जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की वही तारीख जो दोहराई जाती है, कोई नया नहीं हो रहा, ये सारा वही पुराना, वही सारी कुछ हम वही जो कुछ हमने माजी में देखा वही हो रहा है। अब एक पॉइंट, 5.5 करोड़ जो नौजवान है, इमरान खान चोर, इमरान खान करप्ट, 9 मई, सारा कुछ उस पर है और वो भुगत रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या बयानी अभी तक बिल्ड किया है? नौजवानों को कायल करने में बिल्कुल नाकाम रहे। सिंध में अगर आप देखें, आपने अपने लोगों को इग्नोर कर दिया। निहाल हाशमी कहीं ना कहीं साइड लाइन पे हो गए। 1 साल जो शख्स आया उसको पार्टी का सदर आपने बना दिया, जो माजी का ब्यूरोक्रेट था। इसी तरह आपका जुबैर साहब है, दीगर लोग हैं, इनको आप लोगों ने इग्नोर कर दिया है। बड़े रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कायल करना नौजवानों को बड़ा मुश्किल इस वक्त है नून लीग के लिए? देखिए, जो बात आपने की 5.5 करोड़ नौजवान हैं, उनको 9 मई के सामना है। देखिए, हमारे पाकिस्तान के नौजवान को वोटर्स हैं, 9.5 मई को नहीं निकले थे। चंद हजार लोग उसकी पार्टी के थे जो पूरे पाकिस्तान में फसाद बर्पा किया था। सर, मेरा सवाल है, 5.5 करोड़ नौजवान वोटर हैं, 9 मई में नहीं है। मुस्तकबिल है
और वो मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा है, बाकी जमातों में भी होंगे। जो बात आपने ज़ुबैर साहब नियाल हाशमी साहब के हवाले से की है, नियाल हाशमी साहब कल भी हम रात को एक वर्कर कन्वेंशन बल्दिया में हम इकट्ठे किया है, उससे पहले वो सारा दिन सरगर्मियों में हमारे साथ मसरूफ़ अमल थे। आज अभी हम नियाल हाशमी साहब और हम जा रहे हैं हैदराबाद। ज़ुबैर साहब भी जो उनको ज़िम्मेवारी पार्टी देती है वो बिल्कुल सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक आपने की कि बशीर मेमन साहब को आपने सदर बना दिया, देखें बशीर मेमन साहब आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी सियासी जमात में जा सकते हैं। उसको 3 साल हो गए हैं रिटायरमेंट को। उन्होंने इंतखाब किया मुस्लिम लीग नून का, उसने नवाज शरीफ साहब पे एतमाद किया है और नवाज शरीफ साहब ने बेहतर समझा, पार्टी ने बेहतर समझा कि हम इसको पार्टी की जिम्मेवारी दें। तो ये पार्टी का इस्तिकाक है और मैं समझता हूँ तमाम सिंध समेत मुल्क भर में जो रहनुमा हैं वो इंटैक्ट हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई ऐसा हमारे सिंध में आपका कहने का मतलब ये है कि आपका होमवर्क पूरा है, वो सिंध हो, केपी के हो या पंजाब हो, तमाम लोगों को टास्क सौंप दिए गए हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने आप सफ़र करें और हम भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन खैर हमें अभी फ़िलहाल सिचुएशन मुल्क की ये है कि इंतखाबात का शोर हम काफ़ी मचा रहे थे। वो करंट अफेयर के प्रोग्राम हो, न्यूज़ हो या हमारा मॉर्निंग शो हो या कोई भी मॉर्निंग शो, हम एक्साइटेड भी थे इस चीज़ के लिए और एक होप भी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार फिर से हम एक बिगबिटी का शिकार हो गए हैं कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पता नहीं आपने मिस किया या नहीं किया हरमीत, आप मिस कर रहे हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आज फ्राइडे का डोज तो हम सबसे पहले देते हैं। आज हमने थोड़ा लेट कर दिया है। वो लेट इसलिए किया कि सुबह सुबह आपको इतना हैवी नाश्ता करा दिया। मैंने कहा चलिए डेली डोज थोड़ा लेट कर लेते हैं, नाश्ता जरा आपका डाइजेस्ट हो जाए। खैर लेकिन चलिए नाश्ता भी कर लिया आपने, सियासत के काफ़ी मज़े भी हमने चख लिए। लेकिन अब हम चलते हैं अपने डोजेस की तरफ, यानी डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। ये सेगमेंट जो है वो जिसका इंतज़ार हम सब करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, कुछ हंसाने वाली, कुछ हैरान करने वाली खबरें पूरी दुनिया से हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहली खबर जो है वो हमने शामिल करनी है पाकिस्तान से ही, खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। और खबर कुछ यूँ है कि क्रिकेट टीम में हमारी जो है आपको पता है टेस्ट सीरीज़ के लिए आजकल मुल्क से बाहर है, लेकिन हमारे इस वक्त करंट कप्तान ने एक्स कप्तान को अप्रिशिएट किया है। और अप्रिशिएट किस पॉइंट पे किया है मैं आपको बताती हूँ। 50 टेस्ट जो है वो पूरे कर लिए हैं बाबर कप्तान ने, एक्स बाबर कप्तान ने, जिन्होंने अब जो है बेसिकली उनको अप्रिशिएट करने के लिए शान मसूद जो है उन्होंने एक सुवीनियर दिया और एक कैप पेश की। और वो इस वीडियो में कुछ अप्रिसिएशन के कुछ ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कि उनको दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं ज़रा पहले आप वीडियो देखें। हम सब उसका हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन सो फार आपने पाकिस्तान की बैटिंग चेंज की है। आपने हमें ये प्रूव करके दिया है कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे हमारा बैट्समैन आ सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने रन्स किए हैं, आपने पाकिस्तान को लीड किया है। इसमें से बहुत सारे हम सारे प्लेयर्स हैं जो आपके अंडर हमारी क्रिकेट आपके साथ चली है। एंड आई होप कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है और ये नहीं, हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में 100 टेस्ट खेलते हुए देखें पाकिस्तान के लिए खूब सारी अचीवमेंट्स हैं। 50वें टेस्ट पे, दैट्स रियली रियली गुड। और अप्रिशिएट बड़े अच्छे अंदाज में किया शान मसूद ने। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम चाहते हैं कि आप 100 जो है वो कंप्लीट कर ले। और इस जो आपको पता है ट्रेनिंग रूम में सब मौजूद थे और सब ने अच्छे खासी तरीके से क्लैपिंग करके अप्रिशिएट किया और इनकरेज किया बाबर आजम को। और उसके बाद फिर ये वीडियो जो है उन्होंने अपने अपने ऑफिशियल पेजेस पर भी लगाई, जो कि बड़ा अच्छा जेस्चर था हरमीत, हमें बड़ा पसंद आया। बिल्कुल सोहा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मैं समझता हूँ कि बाबर की कप्तानी में ये सारे नौजवान खेले भी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जब बुरा वक्त आता है तो मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ आप पर तनकीद भी की जाती है। लेकिन बहरहाल बाबर ने जो भी खेला बड़े मज़े से, ज़बरदस्त तरीके से खेला। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लाइफ में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इस किस्म का मैसेज और इस किस्म से उनको खराज तहसीन पेश करने का ये जो तरीका था मुझे बहुत इसलिए
अच्छा लगा कि वो एक कप्तान रहे, काफ़ी अरसे तक वो कप्तानी उन्होंने संभाली है। माजी में हमने देखे कि बहुत सारे कप्तानों के दरमियान बड़ी तलखियाँ थी, बहुत सारी और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से टीम जो है उसको नुकसान होता था। जब आप इसी तरह मुत्तहिद होंगे, अगर कोई कप्तान आज नहीं है कल फिर कुछ बन सकता है, लेकिन अगर आप में यूनिटी है और इसी तरह आप मुत्तहिद हैं तो मेरे ख्याल में बड़े से बड़ा मुकाबला जो है वो भी उसकी जीत आप अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम था। और हरमीत, आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो ये कि जब कप्तान थे बाबर आजम, उस वक्त जिस तरह से वो पूरी टीम को लेकर चले हैं, जो कॉम्बिनेशन हमने देखा है और जिस तरह से वो उन्होंने सारा कुछ ड्राइव किया है, लोग बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बॉन्ड एक बहुत ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा था ऑन ग्राउंड भी। और अगर हम प्राइवेट लाइफ की बात करें तो सारे बड़े खुश थे। बट ऑल दो लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी जो है वो आगे चलती रहती है। रिज़ाइन करने के बाद भी टीम का हिस्सा है, उम्मीद है कि आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। खेल के मैदान से ही आपको खबर देनी है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हम जब गज़ा की बात करते हैं, इसराइल की जालियत की बात करते हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हर प्लेटफॉर्म पे जो जिस तरह से यूटिलाइज उस प्लेटफॉर्म को कर सकता है, करना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म जो है क्रिकेट का मैदान, इसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है उस्मान ख्वाजा ने, जो कि एक बैटर है। उन्होंने टेस्ट मैच के दौरान बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर फ़लस्तीन से इजहार एकजहती किया है। इससे पहले टेस्ट में जब ट्रेनिंग थी इस टेस्ट सीरीज़ की हरमीत, तो आपको पता है ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने कुछ ऐसे शूज़ पहने हुए थे, इस पर एक पैगाम लिखा हुआ था, तमाम जिंदगियां बराबर है, आज़ादी हर इंसान का हक है। और यही शूज़ कहा जा रहा था कि वो टेस्ट सीरीज़ के दौरान भी पहनेंगे, लेकिन उनको बोर्ड की जानिब से मना कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये स्याह पट्टी बांध कर जो है वो उन्होंने अपना इजहार किया और इजहार यकजहती किया फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ, वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ। देखिए, मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो हैं, माज़त के साथ कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, बेचारे चुप इसलिए बैठे हैं कि बहुत बड़े ब्रांड जो हैं उनसे उन्होंने पैसे लिए। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त जो जुल्म, जो ज़्यादती हो रही है, और गज़ा में जिस तरह आपको लाशें ही लाशें, लाशों के ढेर आपको नजर आएंगे, मासूम बच्चे जो हैं उनको कफन में जिस तरीके से, और कल से बारिशों का जो सिलसिला जारी है, फिर जितने कैंप्स हैं वहाँ पे जिस किस्म से एयर स्ट्राइक हुए, 24 घंटों की अगर बात की जाए तो एक दफ़ा खाना मिलता है, इस किस्म के हालात हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े नामवर लोग हैं, और ये मुश्किल वक्त है, कठिन दौर आ पड़ा है, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ लाशों के ढेर के अलावा में कुछ नहीं नज़र आ रहा। इवन अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि गज़ा रहने के काबिल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जस्टर है। तमाम तर सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं जो इंसानियत का दर्द जो है वो दिल में रखते हैं, तो मेरे ख्याल में सबको ये जस्टर पेश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने एक नई इन्वेंशन के हवाले से आपको देनी है, और वो अगली खबर बेसिकली ये है कि इन्वेंशन नहीं कहा जा सकता इसको, एक ऐसी तारीख जो कि रकम की गई है। हम देखें कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग जब आना शुरू होता है, उसका टाइम करीब आता है तो शोर मचना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमेशा आपने वो एंथम तो सुना ही होगा ना, सीटी बजेगी और स्टेज सजेगा, वो जो है ना एंथम सबसे अच्छा था मुझे लगता है, जो पहला वाला था। खैर, लेकिन उसका शोर अब इतना ज़्यादा हो गया है कि एक ही घर के, एक ही ख़ानदान के 3 बेटे एक ही लीग में आपको नजर आएंगे। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख ये रकम हुई है कि 3 भाई एक ही टीम में शामिल कर लिए गए हैं, और वो टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। मतलब इस दफ़ा तो आप टीम को परफॉर्म करता देखें ना, देखिए तीनों भाइयों को इकट्ठा परफॉर्म करता देखने का एक अपना ही वो एक चार्म है जिसको लोग मिस नहीं करेंगे। तो खैर, आपको पता है कि ये हमारे जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब एक, अच्छा वैसे एक भाई अगर क्रिकेट में होना तो मुझे लगता है हरमीत बाकियों का ऐसे जितना कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ख़ानदान में अब ये जो मिरास इन्होंने डाल दी है अब ये आगे तक चलेगी, क्योंकि तीनों भाई क्रिकेट खेलते भी और ज़बरदस्त। नसीम शाह का तो आपको पता ही है कितना ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेला है हमेशा, लेकिन अब वो ये जो है वो आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब अपने भाइयों को सिखा भी रहे हैं, और वो खुद बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अब तीनों को परफॉर्म करता हुआ आप देखेंगे पाकिस्तान सुपर। सो अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, एक तो हमारे बहुत टैलेंट है वहाँ पे, और आपने इस वक्त देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान, माजी में हमें इजाज़ साहब याद हैं, आमिर सुहेल याद है, ऐसे बड़े खिलाड़ी जो हैं लाहौर पंजाब से निकल आते थे। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात कीजिए तो बहुत सारे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त टीम में दाखिल हो रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं। आपको याद है कि अकमल बरादरान जो थे, 3 भाई थे, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने रहे। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक फैमिली से, और फिर बड़ी बात ये कि तमाम तर ये ज़बरदस्त किस्म के बॉलर्स हैं। तो नसीम शाह की अगर बात की जाए, दीगर बॉलर्स की बात की जाए, तो एक कौमी टीम में अपनी जगह उन्होंने बनाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि दीर से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान जो है जल्द ये आलमी क्रिकेट पर भी अपनी जो साख है वो बिठा में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनके भाई को देखा है। वैसे बस देखिए भी ये शाह ब्रदर्स जो हैं वो अब आपको पाकिस्तान
सुपर लीग में दिखाई देंगे। नसीम शाह को तो आपने पहले ही काफ़ी परफॉर्म करते हुए देखा है, हुनैन शाह और उसके बाद उवैद शाह, ये जो है अब आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो हम तीनों भाइयों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, अच्छा सारा परफॉर्म करें और हमें खूब सारा एंटरटेन करें खेल के मैदान से। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर बेसिकली हमने आपको देनी है कि आज के बाद अगर आपने सफ़र करना है और अगर आपने ठंडा गर्म चीज़ें करने का आपको बहुत ज़्यादा मसला होता है तो माइक्रोवेव आप हर जगह तो कैरी नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि दौरान सफ़र आप कहीं भी जाएँ आप खाना गर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पोर्टेबल माइक्रोवेव ओवन जो है बैग ये अब इन्वेंट हो चुका है। अगर आपने कहीं ट्रिप पे जाना है, अगर आपने किसी पिकनिक पे जाना है, आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो जनाब ये जो है ये 250 डिग्री तक आपका खाना गर्म रख सकता है। और ये मेरे ख्याल से हरमीत अगर हम बात करें मगरिबी इलाकों की, मगरिबी शहरों की, तो आपको पता है कि वहाँ पर कंपैरेटिवली सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उन जगहों के लिए ये बेस्टेस्ट ऑप्शन है कि 250 डिग्री तक ये आपके खाने को गर्म रख सकता है। और मज़े की बात ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ठंडा भी रख सकता है, मतलब दोनों तरीके से काम करता है। तो ये जो माइक्रोवेव बैग है आप कैरी करें साथ और आपको जहाँ जाना है आप जाएं, ट्रैवल ऑल अलोंग। तो यानी ये वहाँ पे तो सर्दी पड़ती है लेकिन लाहौरियों के लिए भी अच्छा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप अपने खाने को जो है ना आराम से ठंडा भी रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ज़रूरत है, आपको पता है कि आप ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं दूर सफ़र करते हैं, कहीं ना कहीं आप हाइकिंग पे जाते हैं, तो आपने जो खुराक उठाई है तो उसको भी रखना है, मेंटेन रखना है। मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका। और चीज़ें हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ऐसी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में जो कहीं ना कहीं इंसान की जो सहूलियात हैं उसमें वो मिल रही हैं और उसमें इजाफा भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज़, क्योंकि ओवन को उठाना बड़ा मुश्किल होता था, अब आप इसको बैग की तरह, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी का बैग जो है या स्कूल या कॉलेज का बैग, तो मेरे ख्याल में उससे भी कम वजन वाला लग रहा है। बस देखिए जी, ज़िंदगी आसान से आसान तर होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आपकी सोच उसको मुश्किल बना दे बिला वजह, तो फिर ये तो ज़्यादती है ना आपके साथ और आपकी ज़िंदगी के साथ। तो कोशिश करें कि जहाँ पर मशीन आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना रही है, अपनी सोच को भी आसान करें और अपनी ज़िंदगी को भी। इसी पैगाम के साथ अगली खबर पर स्विच करते हैं। अगली खबर जो हमने देनी है आपको टुक टुक लेडी की। टुक टुक लेडी, वैसे नाम कितना अच्छा है उसका, लेकिन जनाब ये कोई आम खातून नहीं है, बड़ी मशहूर है, जिनकी ड्राइविंग के मकामी शहरी तो पहले ही फ़ैन थे, लेकिन अब जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वो भी इस टुक टुक रिक्शे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा मशहूर थी ये अपने ही इलाके में, कमोडिया से जिसका ताल्लुक है बेसिकली, लेकिन अब गैर मुल्की सयाह जो आते हैं वो भी बड़े फ़न लविंग हैं। आपको पता है वो जब ऐसी टुक टुक लेडी जो पहले बहुत मशहूर थी, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया तो आपको मिनटों सेकंडों में जो है वो आपको वायरल कर देता है। तो पहले जो है वो सिर्फ यहाँ के लोग इसको पसंद करते थे लेकिन अब जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। वैसे अगर हम देखें कम्बोडिया के हवाले से तो एक जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ी इलाका भी है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ की तरफ जाते हैं सैर व तफरी के लिए। लेकिन हमने इन ममालिक में देखा है कि एक तो साइकिल, फिर बाईसाइकिल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे सामने नज़र आती हैं। और ख़वातीन जो है, क्योंकि बाहर दुनिया में ख़वातीन या इन ममालिक में हम देखते हैं कि ख़वातीन चाहे वो ड्राइविंग के हवाले से साइकिल चलाना हो, मोटरसाइकिल चलानी हो, रेस्टोरेंट्स चलाना हो, दुकान चलानी हो, तो हमें हर जगह ख़वातीन ही नज़र आती। बाकी आपने बात की टिकटॉक के हवाले से, तो भाई टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जिसमें अगर वायरल आप हो जाएं तो फिर पूरी दुनिया को याद रखती है भाई। हरमीत एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसको मेरे ख्याल से डिस्कस करना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ चिंची रिक्शा जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काइंड ऑफ ना, देखिए आगे बाइक है और पीछे पूरी जो उन्होंने बॉडी बनाई हुई बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन आप देखें बस इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। मतलब देखिए साथ पे साइड कूलर्स रखे हुए हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, उसके आगे पीछे की सीट्स बहुत अच्छी हैं, 3 पैरेलल साथ जो है वो सीट्स पर आई है, कम से कम ये 6 to 8 सीटर तो होगा। तो देखिए एक चीज़ है वही जो यहाँ इस्तेमाल होती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर देखा जा रहा है कि उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और ना सिर्फ यूटिलाइज़ कर रहे हैं बल्कि सफ़र के साथ साथ लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए भी करते हैं कि इसमें आप अगर बैठे हो तो इर्द गिर्द के ज़बरदस्त से व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं। तो किसी बंद गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि आप इस गाड़ी में बैठें और इस टुक टुक लेडी के साथ जो है वो ड्राइव को इंजॉय करें, जो कि लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो वी आर डन विद दिस सेगमेंट। तो एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। प्रोग्राम में जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की तो हम ऐसे लैंडस्केप पर हैं जहाँ पर बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स पर हमें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट ऑल दो अगर हम बात करें यंगस्टर्स की और स्टार्टअप्स की तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी हमेशा उनको ज़रूरत रहती है। अगर हम बात करें एक आइडिया की जो कि आपके पास होता है, इस पर एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है, लेकिन बात रह जाती है तो सिर्फ एक्सपेंडिचर्स पर रह जाती है, बात रह जाती है तो सिर्फ इस पॉइंट पर आकर रह जाती है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम भी लॉन्च किए जा रहे हैं जिसको इस सेगमेंट का बेसिकली मकसद ये कि आपको इस हवाले से इंडिकेट किया जाए कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे फोरम, ऐसे प्लेटफॉर्म्स कहां पर हैं जहां पर आप अपने एजेंडे को ले जा सकते हैं। तो इस सेमिनार का मकसद जो कि बेसिकली 20 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसको हम हेल्थ केयर इनोवेशन सेमिनार 2023 कहेंगे, जहां पर आप अपने आइडिया के साथ जा सकते हैं और वहां पर मौजूद एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं वो ना सिर्फ आपको गाइडेंस देंगे बल्कि आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके इन्वेस्टमेंट को लेके भी आपको एक पैरेलल ड्राइव जो है वो एक डायरेक्शन दी जा सकेगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है इसको आप ऑनलाइन जो हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं इस पम्फलेट से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। बट ऑल दो एक पर्सनालिटी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में हरमीत सिंह के साथ भी मौजूद है, वो इस हवाले से हमें ज़्यादा ब्रीफ जो है वो बता सकेंगे। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया सोहा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे नौजवानों में टैलेंट भी है, लेकिन टैलेंट को जो है आगे लाना, फिर उनको थपकी देना, ये बड़ा मसला है। लेकिन बहरहाल डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब हैं हमारे पास, इधर स्टूडियो में मौजूद हैं और अमेरिका में जितने भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम बात करें ये जो सेमिनार हो रहा है इसका मकसद क्या है और किस मकसद के तहत इसकी जो है अब 20 दिसंबर को ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या आइडिया है इसके पीछे, हम चाहते हैं कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बेसिकली मैं अर्ज़ करूं कि जी हमारी जो एक पाकिस्तानी डायस्पोरा की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, वो है अपना से बनता है ऑल ये एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इन नॉर्थ अमेरिका, तो बहुत यूएसए एंड कनाडा। तो तकरीबन 20,000 फिजिशियंस हैं जिनको ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी मकासद हैं, उनमें से एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर को फ़रोग देना, उसमें एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च। अभी रिसेंटली हमने ये किया कि जो पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर इनोवेशन और टेक सेक्टर है उसको कैसे फ़रोग दिया जाए, उसमें कैसे इनोवेशंस को हम जो सीखते हैं, हम जो वो तजर्बा करते हैं वहाँ पे डेली एक्सपीरियंस करते हैं, उसको कैसे यहाँ पे लाया जाए ताकि यहाँ के नौजवान जो बड़े टैलेंटेड हैं उनको कैसे ये बात पहुँचाई। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जो चीज़ें आप फरमा रहे हैं, ज़ाहिर बात है बहुत सारे नौजवान जो है यहाँ पे हम जिन डॉक्टर से मिलते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे वो सहूलियात नहीं, वो चीज़ें नहीं, जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जो हम चाहते हैं, इसलिए हम बाहर की तरफ चले जाते हैं। आप शायद इस सोच को ख़त्म करने के लिए क्या मैदान में है और इन नौजवान जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जिसमें ट्रीटमेंट वगैरह, सर्जरी, दीगर चीज़ हो रही है, तो क्या इन सारी चीज़ों को इसमें रखा जाएगा? जी जी बिल्कुल। तो इसमें ये है कि ऑब्वियसली जो स्टार्टअप है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट मराहल होते हैं, फ्रॉम द आइडिया टू इट्स वैलिडेशन टू इट्स प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसकी कमर्शलाइजेशन। तो ऑब्वियसली ये सारे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें टैलेंट हंटिंग है, क्योंकि ये इसीलिए हमने बजाय ये कि हम सारे स्टार्टअप्स और सारे टेक सेक्टर्स को देखें, हम सिर्फ हेल्थ केयर पे फोकस्ड है, क्योंकि वी आर द फिजिशियन, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, आई एम चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी इन हेल्थ केयर इन मैरीलैंड नियर वाशिंगटन डीसी इन 2 हेल्थ केयर सिस्टम, होली क्रॉस एंड फ्रेडरिक हेल्थ। तो पिछले 20 सालों में जो भी हमने सीखा है, जो भी स्टार्टअप का कल्चर वहाँ पे देखा है, यहाँ पे बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। जो फिजिशियंस हैं और जो बच्चे हैं उनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन वो एक डायरेक्शन नहीं है, उसको साथ लेके हमें चलना है। एक उसके लिए हमने 2 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे बनाई हैं, एक रिवाइव लैब के नाम से, ताकि उसमें इंक्यूबेशन हो सके, एक्सेलरेशन हो सके। दूसरा तजदीद है जो कि फिजिशियंस एंटरप्रेन्योर का ग्रुप है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इनको आगे लेके जा सकता है। अच्छा सर, एक और चीज़ आपकी टीम में, जी जी
सर मैं ये जानना चाहती हूँ, इस चीज़ को भी ज़रूर साथ पैरेलल एड्रेस कीजिएगा। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सेक्टर तो बहुत सारे मसाइल हैं, हाँ, लेकिन वसाइल भी मौजूद है, और वसाइल में सबसे अहम बात कि आपने कहा कि टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें इस पूरी ड्राइव की, तो ये हेल्थ केयर इनोवेशन सेमिनार 2023 जिसको आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसमें अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, उस तरह से हम ऑन बोर्ड किस तरह से ले रहे हैं, हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ, क्योंकि अभी भी वक्त है, 5 से 6 दिन है मजीद भी, तो लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस हवाले से भी ज़रूर ब्रीफ कीजिएगा। आई थिंक वहाँ पे एक लिंक आप चलाएंगे जो कि वो उस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पाएंगे इन टाइम तो एंड इफ दे कैन कम इन पर्सन, तो ये जो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है टीपू रोड पे नियर लियाकत बाग, जी वहाँ पे उसमें जब ओल्ड कैंपस में लतीफ़ ऑडिटोरियम सबसे बड़ा जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे, उसमें ये सेमिनार मुनक़द होगा सुबह के टाइम 8:30 बजे जो है लतीफ़ ऑडिटोरियम में आप आ जाएं। ऑन द साइट ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और आप पूरा प्रोग्राम देखिए, उसमें नेटवर्किंग होगी, उसमें सारे लोग, आप ये समझें कि डॉक्टर साहब ये भी ऐड कीजिएगा साथ में सोहा के सवाल के साथ, ये कौन कौन सी शख्सियात इसमें शिरकत भी कर रही हैं, और उनके शिरकत से इन नौजवानों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, और मौके जो है उनके लिए कितने उसके रास्ते खुलेंगे। जी जी एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो इसमें हमने इनवाइट किया और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। उसमें चीफ गेस्ट जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन हैं जनाब फवाद हसन फवाद साहब जी। उसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के सेक्रेटरी हैं। तो ये दो शख्सियात तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके पोर्टफोलियो इससे रिलेटेड है जी। लेकिन उसके अलावा जो डॉक्टर्स बाहर से आए हैं मेरे साथ, डॉक्टर फरीद सूरी और डॉक्टर बाबर राव, वो इसको कंडक्ट करेंगे डिफरेंट सेशंस को। लेकिन जो हमारे मेहमानों की लिस्ट है वो एक तवील लिस्ट है, लेकिन जस्ट टू मेंशन फ्यू, रिवाइव फार्मा की जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है डॉक्टर सादिया हसन, शी इज़ हियर। पाक एंजल्स, हमने दूसरी जो इस तरह की स्टार्टअप्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी कोलैबोरेट किया है, तो पाक एंजल्स के नुमाइंदे आ रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के नुमाइंदे आ रहे हैं, डॉक्टर आसिम रऊफ जो ड्रैब के चेयर हैं वो आ रहे हैं, और सायरा सिद्दीक और जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आ रहे हैं, प्लस STZA के डायरेक्टर आ रहे हैं। तो इस तरह हमने शायद रफीक साहब, आप जो पैनलिस्ट आप जिनको बता रहे हैं, ये मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ जो है वहाँ से तमाम लोगों को आपने इकट्ठा किया है, ऑन बोर्ड किया है, जो कि बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता सकेंगे कि अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो कैसे करना है। लेकिन सर बड़ा सादा सा सवाल जो कि हर नौजवान का है, वो इस सेमिनार के थ्रू हो या ना हो, आप जब किसी आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको स्टार्टअप के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मेडिकल फील्ड की हम बात करें खासतौर पर, तो आपको पता है कि इक्विपमेंट महंगे बहुत हैं, इंपोर्ट भी अच्छे खासे किए जाते हैं, यहाँ पर मेकिंग कम होती है, इस तरह के एक्सपेंडिचर आपको स्टार्टअप के लिए काफी प्रॉब्लम करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या होगा, एक डायरेक्शन के अलावा, गाइडेंस के अलावा, अगर हम एक्सपेंडिचर्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वो स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसके लिए देखिए हमने एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दूसरी जो इंक्यूबेशन का प्रोसेस है, जो रिवाइव लैब्स का मैंने आपसे जिक्र किया, इंक्यूबेशन का मकसद ही है कि उसको अंडे को, एक एग को हैच किस तरह करना है ताकि उससे चूजा बाहर निकले, उस चूजे को कैसे ख्याल करना है कि वो बड़ा होके एक अच्छा ताकतवर जो है आइडिया से एक प्रोडक्ट बन सके। तो उसमें हमने यहाँ पे एक रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजी के नाम से बैरिया टाउन में एक बहुत बड़ा R&D का सेक्टर बनाया है। तो जितने आइडियाज़ हैं नौजवानों के, अगर वो वाकई अच्छे हैं, और दैट इज़ वाई वी आर इन, क्योंकि हम वो फिजिशियन हैं फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, लाइक जिस तरह मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, GI स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के साइकियाट्रिस्ट हैं। तो हम उनसे बात करके मशवरा लेके कि भाई ये आइडिया वाकई काबिल अमल है, कमर्शलाइजेशन हो सकती है इसकी या नहीं। उसके बाद हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे वो R&D फैसिलिटी जो RMT की, रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजी की है, ताकि उसमें वो प्रोडक्ट, उसका प्रोटोटाइप बन सके।
और वो प्रूफ डॉक्टर साहब एक और चीज़ अगर हम देखें जो सोहा ने आपसे सवाल किया, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं और उस इवेंट्स में मुख्तलिफ आइडियाज़ नौजवान लेके आते हैं, और क्योंकि एक साफ़ी का काम होता है नौजवानों से मिलना, उनके मसाइल को भी सुनना, उसको एड्रेस करना, तो बहुत सारे नौजवान कहीं ना कहीं आइडियाज़ उस पर काम भी हो जाता है, वो आगे एक्सेप्ट भी वो सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन फिर जब स्पॉन्सर की बात आती है कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलात बढ़ जाती है। तो आपका जो ये जो आप लोग सेमिनार कर रहे हैं, इसमें आइडियाज़ जो नौजवान लें तो फिर उनको मसाइल या उसके हल के लिए फिर आगे क्या कौन कौन सी टीमें इस पर कारामद साबित होंगी, और कहीं ना नौजवानों को आप क्या कहेंगे कि जो माजी में मायूसी हुई है तो इससे आपको वो मायूसी नहीं होगी? जी जी बिल्कुल। तो हमें इस बात का पूरा इदराक है कि स्टार्टअप कल्चर इज़ वेरी न्यू इन पाकिस्तान। हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमसे मे बी 15-20 साल आगे हैं, चाइना और अदर कंट्रीज़ जो हैं, स्पेशली अमेरिका। ये तो आपको पता है कि सिलिकॉन वैली जो है इट्स अ मेक्का ऑफ इनोवेशन एंड यू नो जो स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं, जितनी आज की टॉप गूगल और बाकी टेस्ला और फेसबुक वो सिलिकॉन वैली के प्रोडक्ट है। तो वो पाकिस्तान में ये नया है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी ग्रोइंग पेन्स, देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट्स, देयर विल बी मे बी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। तो यही हमारा मकसद है कि अगर हम इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो वी नो दोज प्रॉब्लम, वी कैन हैंड होल्ड यू एंड वॉक यू थ्रू दिस। अच्छा शायद रफीक साहब इस चीज़ को भी लास्टली ज़रूर बताएगा कि दिस द वेरी फर्स्ट टाइम यू गाइस गोइंग टू कंडक्ट दिस सेमिनार, इससे पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर आप लोग इससे पहले इस तरह की ड्राइव कर चुके हैं? जी जी बिल्कुल। तो हम जो अमेरिका में, जिस तरह मैंने बताया कि जो अपना है उसकी अमेरिका में 3 जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो स्प्रिंग में समर कन्वेंशन सबसे बड़ा होता है और फिर फॉल। तो जो विंटर मीटिंग है अपना की वो हमेशा पाकिस्तान में होती है, डिफरेंट सिटीज़ में, और इस दफ़ा जो है वो रावलपिंडी और पेशावर में हो रही है। तो रावलपिंडी में 17 to 20 है, तो ये प्रोग्राम उसका एक हिस्सा है 20 को। तो हमने ये प्रोग्राम्स अपना के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बहुत दफ़ा किए हैं अमेरिका में, और हम जो सिलिकॉन वैली की ओपन नेटवर्क है, ग्लोबल ओपन, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। और ये जो कमिंग जुलाई है इसमें वाशिंगटन डीसी में बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस का हम इनेकाद कर रहे हैं जिसमें यही बातें होंगी। चलो सर, यू गाइस आर डूइंग रियली गुड, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से कि आप लोग ज़रूर जो जिस मकसद के लिए निकले हैं लोग इसका कारवां का हिस्सा बनते चले जाएं, और जो मुस्तफ़ीद हो सकता है पाकिस्तान में, खासतौर पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, वो इसका हिस्सा ज़रूर बने। शायद रफीक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। लेकिन ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स, तमाम एक्सपर्ट्स और तमाम प्रोफेशनल्स जो हमें देख रहे हैं, हेल्थ केयर इनोवेशन सेमिनार 2023 जो कि होने जा रहा है इस्लामाबाद में 20 दिसंबर से ऑनवर्ड, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू गाइस कैन रजिस्टर योरसेल्फ। ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट के लिंक को क्लिक कर सकते हैं और जाएं ज़रूर। खासतौर पे अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन सो फार फॉर यू। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अब हमने बात करनी है क्लाइमेट चेंज पर, जहाँ पर हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत बात की जा रही है और इस पर बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है अपने आप को कि किस तरह से हमने इस चीज़ से फाइट करनी है, बिकॉज ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है। लेकिन इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। मौसमी तगय्युराती तब्दीली है, उसमें जो इफेक्टीज ममालिक हैं हरमीत, उसमें हमारा मुल्क सरफहरिस्त है। और आजकल स्मोक की जो कंडीशन है उसकी वजह से हर 2 में से 1 और 3 में से 2 लोग जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। मतलब स्मोक की वजह से आपको वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और फिर गले का इन्फेक्शन तो यहाँ तक पीक पे जा रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिली जिनकी आवाज़ ही चली गई है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आपको स्मोक, तो आप मास्क के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो घर के किचन से आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। हुरिया, एड्रेस कीजिएगा इस चीज़ को कि आजकल आपको पता है कंडीशन आपकी और हमारी एक जैसी है, हर कोई इससे इफेक्ट हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि हर किसी को वायरल है, लेटर और सूनर हो जाता है। आप किस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू डाइट,
कहवा, या जिस तरह से आप घर में एड्रेस कर सकते हैं? अच्छा, आजकल एकदम से सर्दी पड़ी है पाकिस्तान में भी, लाहौर में स्पेशली, डिफरेंट सिटीज़ में, लाइक एकदम से स्मॉग और फॉग ने ना पूरे शहर को कवर कर लिया है। तो इसमें बेहतर ये है कि अगर आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर रखते हैं, ठीक रखते हैं, तो डेफिनेटली आप कभी भी बहुत जल्दी आपको फ्लू और ये नज़ला ज़ुकाम का इन्फेक्शन नहीं होता। इसमें मेजर जो चीज़ ऐड करनी होती है वो ये है कि आप अपनी खुराक में अंडा, एक बॉइल्ड एग जो है सुबह नाश्ते में लाजमी ऐड करें। उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा होता है जो इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। देन कुछ लोगों को सूप नहीं पसंद होता, वो कहते हैं हमें सूप अच्छा नहीं लगता, हालांकि सूप बेहतरीन सोर्स है आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, क़ुव्वत मदाफ़त को स्ट्रॉन्गर बनाने में। और ये जो नज़ला और ज़ुकाम और गला ख़राब, स्पेशली सोर थ्रोट, जिसमें बहुत ज़्यादा गला आजकल इन्फेक्शन आ रहा है गले का, कि एंटीबायोटिक लोग ले रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं ट्रीट करने के लिए, तो इसमें बेहतरीन यही है कि आप अपनी डाइट में मेजरली कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करें जो आपके किचन से ही आपको मिल सकती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गर रख सकती हैं। अच्छा ठीक है जी हरमीत। अच्छा बस डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जो चीज़ें गला और ज़ुकाम और ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक तो 7 साल तो लाहौरियों की ज़िंदगी वैसे भी कहा जा रहा है कि कम हो जाएगी जो सिचुएशन है और साउथ पंजाब में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फेफड़ों का कैंसर जो है आने वाले दिनों में उसका रुझान भी बढ़ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन जिस किस्म की वर्स्ट है, तो हमने माजी में देखा कोरोना आया, मास्क का इस्तेमाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली थी। तो जिस तरह आप फरमा रही हैं, इन चीज़ों को कितना लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आने वाला जो ख़तरा है उससे बचें? देखें, ये सारी चीज़ें, जैसे कोरोना आया था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मास्क को एक यूज़ टू हो गया था, हर पर्सन लाइक उसको यूज़ कर रहा था अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए वायरल इन्फेक्शन से। इसी तरह जैसे आजकल फोग है, फोग कम है लेकिन अभी आजकल स्मोक का ज़्यादा लाइक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड भी क्या कि लाइक हमारी पोल्यूशन की वजह से, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से लंग कैंसर्स और फेफड़ों के जितने भी अमराज होते हैं उससे फिर आगे फर्दर जो है ना करते हैं इनिशिएट। अब इसमें मेजर यही है कि आप अपनी मास्क जो है इसमें भी आप ना छोड़ें, ठीक है। ये नहीं है कि ये अगर कोरोना नहीं है तो आपने इसमें मास्क नहीं लगाएंगे, कोई मसला नहीं, नाक को हवा लगती रहेगी तो आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नाक को हवा लग रही है डायरेक्ट जाके, वो आपको नहीं पता कि वो स्मोक की है, फोग की है, लाइक वो इन्वायरमेंट से ही, जो हमारा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है वहीं से आ रही होती है। तो उसके लिए मेजर यही होता है कि आप उसमें मास्क का इस्तेमाल करें। हाँ, अगर डाइट में बात करें तो डाइट में कोशिश ज़रूर करें कि आप सूप का इस्तेमाल दिन में 1 से 2 कप जो है वो लाजमी करें। एक रात में बिफोर बेड आप सोने से पहले 1 कप जो है सूप का इस्तेमाल करें, और एक सुबह में अगर सूप नहीं तो अंडा, एक बॉइल्ड एग लाजमी इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन होता है इम्यून सिस्टम के लिए। और ये आप तो कुछ ही कह रही है, 2 चीज़ें जो आपने बताई हैं, चलिए तो ये इम्यून को बेहतर करने के लिए। अब उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मसला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, ये वायरल इन्फेक्शन जो हो रहा है, जिसकी वजह से आपके गले में खराश होती है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और अब तो एक एक्सट्रीम पॉइंट पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनकी आवाज़ ही चली गई है। तो जब इन्फेक्शन इतना आगे तक चला जाता है तो फिर किस तरह से उसको एड्रेस करना चाहिए? मतलब घर में खाने में क्या लेना चाहिए, लिक्विडिटी को किस तरह से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में, इस हवाले से भी बताइए। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से या वैसे ही आपका लाइक इस सीज़न में आपका गला ख़राब होता है और गला ख़राब होने के बाद आवाज़ भी आपकी लाइक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपना लिक्विड का इंटेक अच्छा करें। लिक्विड में मेजरली आ जाता है पानी। सबसे पहले तो हमारी जो कुदरती तौर पर हमारे घर में, हर घर में मौजूद पानी है, उसका इस्तेमाल अच्छा करें। सर्दियों में लोग बहुत कम कर देते हैं पानी का इंटेक, क्योंकि पिया नहीं जाता और बहुत सारे इशू होते हैं कि ठंडा होता है, नहीं पिया जाता बार बार, लाइक प्यास नहीं इतनी लगती, डिहाइड्रेशन नहीं होती इतनी, लेकिन स्किन ड्राई हो जाती है और बहुत सारे इशू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी सेकंड ये कि आप इसमें लिक्विड से रिलेटेड जितने भी हमारे सूप वाले फूड आ जाते हैं ना, जिसमें हमारे लाइक वेजिटेबल सूप आ जाते हैं, वेजिटेबल की घर में सालन भी बनते हैं सब्जियों के डिफरेंट, ठीक है, जिनमें ग्रेवी होती है, जिनमें लाइक ग्रेवी इन द सेंस होती है कि जिनमें सूप होता है, ठीक है, जैसे मटर का होता है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक है, साग आजकल की बड़ी एक ट्रेंडी लाइक हमारी सब्जी है जिसको हम खाते भी हैं और बहुत पसंद करते हैं लोग, ठीक है, उसका इस्तेमाल करें फूड में, ताकि आपका ये जो इशू है गले का, मसाले के अलावा जी हरमीत कंटिन्यू करें। जी हरमीत, एक तो आप बड़ों की बात करी, बड़े खूबसूरत तरीके से आप कह रही हैं और बड़े मज़े की चीज़ें आप बता भी रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, और फिर आप सूप की बात करें, अंडा या ये सारी चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की आदत नहीं होती है, तो उनके लिए क्या कहेंगी, क्या किया जाए?
अच्छा, बच्चों में, क्योंकि बच्चों के लिए कोई ऑल्टरनेट में डाइट में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है कि लाइक हम उनको अगर सूप भी ना दें, अंडा भी ना दें तो उनका गला ठीक कर लें। मेडिसिन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, अगर हमने बच्चों के गलों को ठीक करना है, अगर उनको स्मोक और फॉग से प्रिवेंट करना है, तो अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। अगर वो डाइट में मेजरली उनको अंडा नहीं, तो सूप में लाजमी नहीं कि आपने चिकन का सूप या कोई इस तरह का लाइक चिकन से रिलेटेड फैमिली से बना के देना, आप उसको दाल का सूप बना दें, कोई मॉडिफाइड यखनी बना के दे दें, कुछ भी इस तरह से जो लिक्विडी हो और जिसमें प्रोटीन का पोर्शन अच्छा हो। प्रोटीन दालों में अच्छा होता है, चिकन में अच्छा होता है, फिश में बहुत अच्छा होता है, तो आप, और अंडे में भी होता है, लेकिन अंडा अगर नहीं पसंद तो फिर आप वेजिटेबल सोर्स से उसको कुछ ना कुछ ऐड करते रहें। अच्छा, देखिए ये सारी वो चीज़ें हैं हुरिया जो आप डिस्क्राइब करें, जो कि घर की किचन से हम इजीली एड्रेस कर सकते हैं। और आपको पता है दवाइयों पे और इन चीज़ों पे स्विच करने से बेहतर है कि आप अपनी डाइट को बेहतर कर लें, ना सिर्फ अपने घर वालों की और अपने बच्चों की भी, क्योंकि स्मोक से फाइट तो हमें करनी है। वॉरियर्स है हम, वैसे भी वो हमारी सियासी सूरत हाल हो, मुआशी हो, इक्तिसादी हो, आपको पता है हमने फाइट तो करनी है। तो भी आप जंगजुओं की तरह तैयार कर लें अपने आप को, तो स्मोक के साथ भी आपने ऐसे ही लड़ना है और अपनी खुराक को बेहतर करना है, अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन को बेहतर करना है। डॉक्टर हुरिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने आपसे लेनी है इजाज़त, लेकिन आपको पता है कि आज मैं और हरमीत आपसे आखिरी दफ़ा इस टाइम मिल रहे हैं। गौर कीजिएगा मेरी बात पे, इस टाइम मिल रहे हैं। नहीं आपने परेशान नहीं होना, शो हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, शो हम करेंगे मंडे से, लेकिन इस टाइम से मुराद ये कि 12 बजे हमारा शो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब मंडे से ऑनवर्ड हमारे शो की टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। हम आपके साथ लाइव आएंगे, आपने ट्यून इन करना है बाय 9 o'clock। 9 से 11 हमारे शो की हरमीत टाइमिंग होगी। पहले चूँकि आप 10 से 12 देखते थे, लेकिन 12 बजे से पहले अब हमने आपको वेकअप कॉल जो देनी है, आके जगाना है, डेली डोज देनी है, और वो सारी चीज़ें जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं उसको हमने 9 बजे शुरू कर देना है। तो 9 से 11 तक ये हमारे शो की टाइमिंग्स जो कि मंडे से ऑनवर्ड चेंज हो जाएंगी। तो आप मुलाकात आपसे करेंगे अब मंडे को नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। तो देखना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।